अभी एक थेरेपी कैसे काम करती है? थेरेपी का नाम क्या है? स्पेसिफिक वेव्स पासिंग। तो ये कौन से वेव्स है? इलेक्ट्रिकल वेव्स है। अपने बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी होती है और जब भी वो फ्लो ज्यादा या कम होता है तो उसमें ये इलेक्ट्रिकल वेव्स नॉर्मली जो है वही हमें रेगुलेट करना है। उसका टोनिंग है, वो खाली टोन करना है। ज्यादा काम करने से आदमी को थकान आती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी इज टोनिक ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करने से, ये वेव्स यानी कि करंट ये पास करने से ये इसको टोनिंग हो जाता है, ये बॉडी स्टिमुलेट हो जाती है। यू विल गेट एनर्जी एंड यू विल गेट मोर एनर्जी टू वर्क योर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। तो ये पहले जो ब्रेन में क्रिएट होता है, कोई भी इमोशन, कोई भी थॉट पहला ब्रेन में आता है। हम यहाँ जाना चाहते हैं तो ये जो थॉट है, आई हैव टू गो देयर, ये थॉट पहला ब्रेन में क्रिएट होता है, फिर बाद में स्पाइन में आता है, फिर हाथ में या पाँव में जाता है, फिर हम हाथ पाँव हिलाते हैं। लेकिन आपको सोचेंगे ही नहीं, जिसको कोई इमोशन ही क्रिएट नहीं होता है, जिसका ब्रेन ही काम नहीं करता है, टफ है, ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग और वर्किंग, उसमें क्या हो जाएगा? यू विल स्टॉप थिंकिंग ऑल्सो, यू विल स्टॉप वर्किंग ऑल्सो एंड यू विल स्टॉप गोइंग एनीवेयर। सो ब्रेन पहला कंट्रोल करना चाहिए ब्रेन के लिए, ये इमोशंस ही ज्यादा क्रिएट ना हो। जितना आपको जरूरी है काम उतना ही इमोशंस पैदा हो। तो ये थेरेपी से ये इमोशंस कंट्रोल हो सकते हैं। अभी इसका नॉर्मल ड्यूरेशन और कोर्स क्या है? जब अगर टोटल बॉडी करना है फ्रॉम ब्रेन लास्ट में वो हाथ और पाँव, तो नॉर्मल 15 to 20 मिनट्स ड्यूरेशन है इसका। और जो कोर्स है वो 15 डेज का रहता है। और एनी ट्रायल लेनी है कि हमें ये थेरेपी कितना काम करती है हमारे बॉडी पे, कितना रिस्पॉन्स होता है। तो ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम होते हैं या यंग एज में जो प्रॉब्लम होते हैं, स्कूल गोइंग या ओल्ड और एकदम वेरी ओल्ड हु इज नॉट वर्किंग, तो हर एक एज में और सेक्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं कोई भी बॉडी को। तो ये पहला जो एज का प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में क्या होता है? ओल्ड एज में तुम्हारी थकान ज्यादा होती है, तो यू विल गेट फटीगनेस मोर, ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती, ज्यादा क्रिएशन नहीं होता है बॉडी में किसी भी बात का। तो ये फटीगनेस होता है, ये ओल्ड एज में ज्यादा रहेगा। कोई कोई 80 इयर्स तक भी अच्छे रहते हैं, लेकिन ज्यादा करके ओल्ड एज में प्रॉब्लम आते हैं कि दे डोंट हैव मच एनर्जी, दे कैन गेट एनर्जी विद दिस इंस्ट्रूमेंट। और जो सेक्स का प्रॉब्लम है, तो लेडीज एंड जेंट्स दोनों में कौन ज्यादा इमोशनल लगता है आपको? लेडीज और जेंट्स में? कोई कोई जेंट्स ज्यादा इमोशनल रहते हैं, कोई बोलते हैं लेडीज इमोशनल रहते हैं। और जो बिजनेस माइंडेड लेडी है वो भी कम इमोशनल रहती है, और कोई कोई जेंट्स ऐसे होते हैं बिजनेस माइंडेड होके भी वो इमोशनल होते हैं। अभी किसी आदमी को रोते हुए देखा है? कोई मर गया तो लेडीज को देखा है रोते हुए, किसी जेंट्स को देखा है? वेरी फ्यू। दे आर वेरी इमोशनल, दे गेट क्राई। That crying is also emotional, but sometimes you should spit out your anger. You should cry also. If you suppress these emotions in your body, what will happen last? That also will cause ulcer. अगर आप सप्रेस करेंगे आपके इमोशंस को, दबा के रखेंगे ज्यादा साल ज्यादा दिन, तो ये बाद में अल्सर क्रिएट होता है। ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, किसी के साथ बात नहीं करेंगे, खुले मुंह से बात नहीं करेंगे कि आपको क्या फील होता है दूसरे के लिए, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, आपका बिहेवियर का उनका क्यों नहीं अच्छा लगता है, आप ये फ्रैंकली बात नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये सप्रेशन से अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये प्रेशर से बाद में अल्सर हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड स्पिट आउट योर एंगर and you should never suppress your emotions in your body, any kind of emotion. Ladies, gents सबके लिए एक ही रूल है, when there are human being, there is only gender separation, but as a human being, everyone has got emotion. There is no demarcation for ladies or gents, both have got same. अभी आजकल के बच्चे कैसे होते हैं मालूम है क्या आपको? भगवान के बच्चे नहीं होते, वो शैतान के बच्चे होते हैं, इतना वो धमाका मचाते हैं। ये जो है चिल्ड्रंस, वो टीवी देखते हैं, केबल देखते हैं, उनको बहुत नॉलेज मिलता है 2 साल के बच्चे को भी। तो ये चिल्ड्रंस भी बहुत डेंजरस होते हैं, कभी कभी वो चोरी भी कर सकते हैं, कुछ भी गलत काम भी कर सकते हैं। तो चिल्ड्रंस को भी बहुत होशियार रखना चाहिए। लेडीज भी चोर होते हैं, जेंट्स भी चोर होते हैं,
वो बचपन से भी कोई पैदाइश चोर हो सकता है। तो ये चोरी करना ये जुर्म है। तो उसके लिए भी सेंटर है, सुधार केंद्र बोलते, बाल लोगों का, चिल्ड्रंस लोगों का या लेडीज जेंट्स का अलग अलग रहता है। अंडा सेल जेल में डाल के वो चोरी करते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, उनके लिए वो जेल है। तो जेल इज नॉट ए लास्ट अल्टीमेट। अभी मेंटल लोगों के लिए वो शॉक देते हैं, दैट इज ऑल्सो वन वे, इट इज नॉट अल्टीमेट। सब सुधरेंगे नहीं, सब जेल से बाहर आएंगे नहीं सुधर के, बट देर इज वन फॉर सोसाइटी, देर इज वन वे वेयर दे विल केप। और सब मेंटल लोगों के लिए, चोर लोगों के लिए वो कहाँ रखेंगे? तो इट इज अ सोसाइटी प्रॉब्लम, सो दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट दैट वे। एंगर इज नॉट अ जुर्म नहीं है, एंगर आना या एंगर बर्दाश्त करना कोई जुर्म नहीं है। तो एंगर पे हम क्यों ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? इससे बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बाद में। एक तो माइंड को प्रॉब्लम होगा, दूसरा बॉडी को प्रॉब्लम होगा, और लास्ट में सोल को प्रॉब्लम होगा। सोल इज द लास्ट, होल बॉडी सोल एट इज सोल। पर माइंड को क्या होगा? ज्यादा एंगर होने से क्या होगा? माइंड इसमें हाँ रेस्टलेस होगा, करेक्ट, और हाँ बराबर, कॉन्सेंट्रेट। तो ये दोनों सीवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो डिप्रेशन में जा सकता है, बाद में क्या होगा? डिप्रेशन। डिप्रेशन के बाद वो बॉडी पे असर करने लगेगा। व्हेन द डिप्रेशन इज इंक्रीजिंग टू मच, वो बॉडी पे असर करेगा। बॉडी पे असर होने से क्या होगा? उनका कौन से सिस्टम? एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और जो लास्ट में है सिक्रेटिंग सिस्टम, जो हार्मोन सिक्रेट करने की है, और जो डाइजेशन के बाद जो नहीं चाहिए वो बाहर जाता है। तो पूरा बॉडी को जो डाइजेशन नहीं होने से क्या होगा? उनका वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ेगा, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट करने से डिप्रेशन का डाइजेशन बराबर नहीं है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं है, और उनके हार्मोन सिक्रेटिंग सिस्टम बराबर नहीं है। तो ये तीनों से पूरा बॉडी पे टोटल असर करके एक एक सिस्टम उनकी ब्लॉक होती जाएगी। तो एलिमेंट्री कैनॉल, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड दिस लास्टली हार्मोन सिक्रेटिंग सिस्टम, सबका इनबैलेंस होकर लास्ट में क्या हो जाएगा? व्हाट इज द लास्ट इफेक्ट? एंगर बढ़ता गया सालों से अंदर तुम्हारे अग्नि है, अंदर बॉडी के अंदर अग्नि है। यू हैव नॉट एवन स्पिट आउट योर एंगर। मैं तो बोलती हूँ कि यू हैव टू स्पिट आउट। जैसे हम थूकते बाहर, क्योंकि आई तो बाहर थूकते हैं, वैसे ये एंगर को बाहर निकालने चाहिए बॉडी से। व्हाट एक्सपेरिमेंट यू विल डू? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट एक्सपेरिमेंट यू विल लाइक टू डू टू स्पिट आउट योर एंगर? हाँ, कैसे करेंगे? हाँ, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन कैसे? योगा से, मेडिटेशन से कैसे एक्सरसाइज करेंगे? कोई कहते हैं 110 आंकड़े गिनने के, एंगर आया तो। एंगर आया, किसी को गुस्सा आया, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक, वो एक माइंड एक्सरसाइज है, बराबर। दूसरा क्या है एंगर स्पिट आउट करने के लिए? भगवान का नाम है, बराबर है। ये भी और मेडिटेशन बोलते हैं, इसे भगवान का कुछ पढ़ है। आपके घर में जो भी आप भगवान मानते हैं, ये सब भगवान का पढ़ के आपका माइंड कूल हो जाएगा। यू विल फॉरगेट अबाउट द व्हाई यू आर गेटिंग एंग्री, दैट सब्जेक्ट आल्सो यू विल फॉरगेट। तो फॉरगेट करना और फॉरगिव करना। फॉरगेट मीन यू भूल जाओ, जो हुआ है वो बात, मैटर भूल जाओ, खत्म करो। एंड फॉरगिव मीन खुद को माफ करो, और दूसरे ने किसी ने किया दूसरों को माफ करो। आपने कभी चर्च में गए? विटनेस बॉक्स रहता है, क्या रहता है फादर का? वो फादर आपका चेहरा नहीं देखता, जो बोलते हैं वही सुनता है। तो हम क्या कन्फेस करते हैं जाके? फादर आपको नहीं देखता, खाली आपका आवाज सुनता है, और आप जाके कन्फेस करते हैं। वैसे ये भगवान के सामने कन्फेस करने सीखो, इससे भी आपका एंगर कम हो जाएगा, बराबर है ना? एंगर कैसे डिक्रीज करने का? एक तो फॉरगेट, जो भी मैटर हुआ है भूल जाओ। कोई लेट आया, कोई आपसे झूठ बोला, कोई आपका पैसा चुराया, कोई आपको हर्ट करके गया, मार के गया, ये सब भूल जाओ। बट इट इज नॉट इजी टू फॉरगिव, नॉट इजी टू फॉरगेट। और ये इमोशन बाद में इतना उसका
क्या बोलते हैं, हैंगओवर बढ़ जाते हैं। अपने माइंड पे एक हैंगओवर रहता है किसी का चीज का। तो कोई डबल पर्सनैलिटी कैसे रहते हैं मालूम है आपको? डबल पर्सनैलिटी के लोग गुस्से में किसी का खून भी करता है, उनको बाद में मालूम नहीं पड़ता है कि ये उन्होंने खून किया। इतना गुस्सा बढ़ जाता है, इतना उसके अंदर हैंगओवर हो जाता है। दूसरी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है उनके बॉडी के अंदर। वो इधर एक है, उधर एक है, अलग अलग दो पर्सनैलिटीज है। ट्रिपल पर्सनैलिटी भी होते हैं, डबल नहीं ट्रिपल भी होते हैं। 3 जगह वो अलग अलग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। और किसी का खून करते हैं, उनको खुद को बाद में वो हैंगओवर निकल जाता है तो मालूम नहीं पड़ता कि वो खून करके आए। तो इतना इसमें एंगर के बाद इतने कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसीलिए ये टॉपिक लिया है कि एंगर से बाद में सोसाइटी को, खुद को, तुम्हारे फैमिली को, और मेन तो तुम्हारा इंडिविजुअल जो लॉस होता है एंगर से, वो कभी भर के नहीं आएगा। तो लॉस होने से बचने से अच्छा है ना कि आप एंगर स्पिट करो। मुझे गुस्सा आया तो मैं क्या करती हूँ, किसी को गुस्सा आया तो कौन क्या करता है, कोई फेंक देता है हाथ में जो है वो, किसी को हिट करता है, किसी को जोर से चिल्लाता है। तो ये स्पिटिंग होता है एंगर का। तो स्पिट करते हो, जो भी मन में आता है इमोशन दिखाते हो। कोई कोई इमोशन दिखाते नहीं है, अंदर ही अंदर घुटते हैं, घुट घुट के मरते हैं। वैसे उसमें क्या होगा, वो बहुत डेंजरस है। जो मुंह पे बोलते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो बोलते नहीं ना, दे आर क्वाइट डेंजरस। तो कभी पीछे से आके तुम्हें मारेंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये मुंह पे बोलने वाले सबसे अच्छे है, जो स्पिट आउट करते थे। उनके मन में बाद में कुछ नहीं रहता है, जो है मुंह पे बोल दिया, खत्म हुई बात। लेकिन जो हिडन टाइप है वो बहुत डेंजरस पीपल है। तो कभी 10 साल के बाद भी वो बात निकालेंगे, हाँ यू हैव सेड मी दैट टाइम दैट वे, आई हैव नॉट लाइक दिस एंड आई हैव जस्ट केप्ट इन माई माइंड, व्हेन यू विल कम एंड आई विल हिट यू। ऐसे ये बहुत डेंजरस लोग होते हैं। तो इनसे एकदम सावधानी रखना। तो कोई मुंह पे बोलता है उसका गुस्सा मत करो, जो मन में बात रखता है उसके लिए सोचो ये कैसे मन से उसके निकालने का। उन्होंने मन में छुपा के रखा है ना, ये गुस्सा कैसे उसको बाहर निकालने का, ये सोचो। तो यू शुड नेवर हाइड योर एनी काइंड ऑफ इमोशन, यू शुड बी वेरी फ्रैंक टू कंट्रोल योर एंगर। यू शुड बी वेरी फ्रैंक, यू शुड बी वेरी ट्रूथफुल। जो है सच सच बता दो, दिस विल हेल्प यू। Frankness and truthfulness and honesty. This will help you in standing in your society, in your family first, and for your children's. क्योंकि पेरेंट्स का असर बच्चों पे होता है। पेरेंट्स ही झूठे होंगे तो बच्चे भी झूठे होंगे। तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर फैमिली, योर चिल्ड्रंस, योर अपोजिट पार्टनर, लेडीज और जेंट्स जो है वो, और अपने जो नेबर्स है, सोसाइटी है, उसके लिए ये 3 बातें हेल्प करेंगे। किसी को झूठ बोलने की आदत होती है, इतने बुरी होते हैं कि लास्ट में उसको कुछ रहता ही नहीं झूठ बोलने को। लास्ट में वो झूठ बोल बोल के मर जाएगा। इतनी खराब बात है झूठ बोलना। और अपने काम के लिए ऑनेस्ट नहीं रहना, और ये फ्रैंक बोलने का नहीं, मन में रखना। तुम्हें जो किया है मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मन में दबा दबा के इतना उसको अंदर ही अंदर घुटन हो जाएगी, वो कभी बात ही नहीं करेगा मुंह पे कि मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी। तो फ्रैंकनेस विल हेल्प यू। मेरे हिसाब से तो ऐसा है। आप सोचो अभी, ये 3 बातों पे ध्यान दो, ट्रूथफुल, ऑनेस्टी एंड फ्रैंकनेस। दिस विल स्टैंड फॉर योर लाइफ लॉन्ग पर्सनैलिटी। एक दिन की पर्सनैलिटी कभी नहीं होती है। 10 साल काम करके, 20 साल काम करके एक आदमी एक पर्सनैलिटी। तुमसे गलती हुई, तुम जाके बोलो मुझसे ये गलती हुई, इमीडिएट तुम्हें भगवान भी माफ कर देता है। तो तुम खुद क्यों नहीं माफ करते खुद को? गॉड विल ऑल्सो फॉरगेट दिस। हाँ, इसने आज सुबह पाप किया, शाम को बोला मैंने पाप किया, उसको मालूम पड़ा पाप हुआ। किसी को तो मालूम ही नहीं पड़ता कि उसने पाप किया है, झूठ बोला है, पाप है। तो शाम को अगर आप बोलते हैं भगवान के पास कि मुझसे गलती हुई दिन भर से, तो भगवान भी माफ कर देता है। तो क्यों झूठ बोलते रहना? दिस इज वेरी बैड हैबिट ना, एक्चुअली इट इज हैबिट झूठ बोलने की। तो ये सब 3 बातों से मुझे तो बहुत हेल्प हो गई है। मैं बहुत फ्रैंक हूँ, बहुत ट्रूथ बोलती हूँ, और बहुत ऑनेस्ट भी हूँ मेरे काम के लिए। तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ, इवन आई स्टे अलोन।